अविनाश ने भारी आवाज में कहा। ये सुनते ही शशांक ने तेजी से ब्रेक लगा दी। जैसे ही कार रुकी, नव्या की उम्मीद फिर से जाग गई। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा बेटा आरव, ही इज इन डेंजर। क्या हुआ है? अविनाश ने पूछा। आरव, उसे मेरे पापा ने कहीं छुपा लिया है। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। उसे वापस लाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज। देखिए, मैं जानती हूँ आपको मेरा बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मेरा यकीन करिए, अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो मैं कभी आपसे हेल्प लेने नहीं आती, आपको परेशान नहीं करती। नव्या की घबराहट, बेचैनी उसके एक एक शब्द से झलक रही थी। अविनाश एकटक नव्या को देख रहा था। आई कांट बिलीव तुम मेरे पास हेल्प के लिए आई हो। अविनाश ने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा। देखिए, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे सच में आपकी हेल्प चाहिए। मैं 3 घंटे से आपका यहाँ वेट कर रही हूँ। आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए आई हूँ? नव्या अब इतनी घबराई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आवाज कब तेज हो गई। अविनाश चुपचाप उसे सुन रहा था। नव्या ने तुरंत अपने अंदर उबलता हुआ गुस्सा शांत किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सॉरी, देखिए मैं बहुत परेशान हूँ। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। बदले में आपको जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। एनीथिंग यू वांट। उसने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा। एनीथिंग आई वांट। नव्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को अविनाश से पीछे कर लिया। उसे एक पल में एहसास हो गया जैसे उसने यहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरी सिचुएशन समझेंगे, मेरे बेटे को बचाने में मेरी हेल्प करेंगे, पर आपने मुझे बता दिया कि मैं कितना गलत सोच रही थी। माफ करना, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपने मुझे अपने कीमती 5 मिनट दिए, उसके लिए थैंक यू। भारी गले से इतना सब कुछ कहकर नव्या गाड़ी से उतर गई। क्या है इस लड़की में जो... एनीवेज, शशांक, लेट्स मूव। उसके इतना कहते ही शशांक ने गाड़ी स्टार्ट की और इस बार नव्या के सामने से वो लोग वहां से निकल गए। नव्या अब बिल्कुल अकेली थी। उसके पास मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं किसी और का इंतजार नहीं कर सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी होकर सोचती रही कि उसे कहाँ जाना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पापा ने अगर आरव को छुपाया है तो हो सकता है कि आरव उनके घर में ही कहीं हो सकता है कि उसे किसी कमरे में छुपाया हो। मुझे सबसे पहले आरव की तलाश वहीं से शुरू करनी चाहिए। ये सोचकर नव्या ने तुरंत वहां से गुजरता हुआ एक ऑटो किया और उसमें तेजी से बैठ गई। वो ऑटो सीधा सिन्हा पैराडाइज के सामने जाकर रुका। मैं मेन गेट से तो अंदर नहीं जा सकती, नव्या ने सोचा। फिर उसे वो रास्ता याद आया जिससे वो बचपन में कई बार जाया करती थी। ये सोचकर नव्या बाहर खड़े गार्ड से छुपते छुपाते पैराडाइज के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंच गई। उसने पीछे वाले बगीचे से दबे पांव सिन्हा पैराडाइज के अंदर कदम रखा। लगता है कोई आ रहा है। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो आरव के लिए मुसीबत हो जाएगी। सोचते हुए नव्या ने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। डर के कारण उसकी सांसें तेज थीं और तभी उसे कनिका की आवाज आई। आई एम सो टायर्ड बेबी। तो आओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, ऋषि ने बड़े ही पोलाइट अंदाज में कहा। नव्या पेड़ के पीछे से छुपकर ऋषि और कनिका की बातें सुन रही थी। गुस्से से उसकी मुट्ठियां बंध गई थीं। जो बातें आज ऋषि कनिका के साथ कर रहा था, ठीक वैसी ही बातें वो 6 साल पहले नव्या से किया करता था। ये सोचकर ही नव्या को इरिटेशन हो रही थी। उसे वो पल याद आ रहा था जब वो अपने प्यार की भीख मांग रही थी और ऋषि ने उस पर दिन का भर भी भरोसा नहीं किया। और वैसे भी रेस्ट करने का टाइम कहाँ है? डैड ने उस तूफानी बच्चे की जिम्मेदारी जो दे रखी है, वो वहाँ होटल में है। अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। कनिका के मुंह से ये सुनकर अचानक नव्या अपने ख्यालों से बाहर आई। आरव के बारे में सुनते ही उसके कान खड़े हो गए थे। होटल में? किस होटल में? अगर कनिका यहाँ है तो आरव वहाँ किसके साथ है?
नव्या के मन में ढेरों सवाल घूम रहे थे। नव्या अपने पापा से मिलने जरूर आई थी, पर उसे ये एहसास हो गया था कि अब उसे इस परिवार से दूर ही रहना चाहिए। ऋषि ने नव्या से उस रात के बारे में बात करनी शुरू कर दी, जिसके बाद नव्या गुस्से में सच कहने वाली थी। बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारे साथ गलत हुआ मतलब? क्या हुआ था उस रात? ऋषि ने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा। उसकी आवाज और हाव भाव में एक अलग सी बेचैनी दिखाई और सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि नव्या कुछ और कहती, पीछे से कनिका की रोमांटिक सी आवाज आई। बेबी, तुम वहां क्या कर रहे हो? ये आवाज सुनते ही नव्या ने खुद को सच बताने से रोक लिया। कनिका का चेहरा देखकर नव्या को याद आ गया कि कैसे उसने ये सब कुछ ऋषि को हासिल करने के लिए किया था। कनिका ने आते ही ऋषि की बाहों में बाहें डाल ली और नव्या की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। उसने एक ही पल में नव्या को ये एहसास दिला दिया था कि वो चाहे तो भी ऋषि को सच नहीं बता सकती। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो कनिका, हमेशा की तरह, नव्या ने कनिका को टॉन्ट करते हुए कहा। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अभी भी उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था। नव्या, तुम अपनी ही बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ, वो आई है सही वक्त पर। जब तुम नहीं थी तब वो थी मेरे साथ। तुमने जो तोड़ दिया था ना, उसे जोड़ा है कनिका ने। तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए उसे। थैंक्स, व्हाई नॉट? थैंक यू कनिका, नव्या ने टॉन्ट में हंसते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल करने चाहिए। तुम दोनों की सगाई होने वाली है ना? यू गाइज एंजॉय प्लीज एंड जस्ट लीव मी अलोन। इतना कहकर नव्या गुस्से में वहां से निकल गई। देखा इसका एटीट्यूड? खैर छोड़ो हनी, हमें भी अपनी एंगेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी दीदी की चिंता करने के लिए डैड हैं। उन्होंने दीदी के बारे में कुछ सोच रखा है। ये कहकर कनिका धीरे से मुस्कुराने लगी। उधर नव्या कैब में बैठकर वापस दादी के घर के लिए निकल गई थी। उसे रह रहकर अपने पापा की बातें याद आ रही थी। नानू नहीं चाहते कि मैं पार्टी में आऊं? आरव ने उदास चेहरे के साथ नव्या को देखते हुए पूछा। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसे ये तो समझ आ ही गया था कि उसे यहाँ पर दादी के अलावा और कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। उसकी ये फीलिंग देखकर नव्या के दिल के टुकड़े हो गए थे। उसने तुरंत आरव को साइड हग किया और प्यार से कहा, मेरा बच्चा, मम्मा आपके बिना किसी पार्टी में जा सकती है क्या? नानू थोड़े गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मम्मा जहां भी जाएगी आपको लेकर ही जाएगी। नव्या ने आरव को बहला तो दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसे अपने परिवार की नफरत झेलनी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे आरव के कोमल मन का ध्यान भी रखना था। आई विश ये 2 दिन शांति से बीत जाएं और इस एंगेजमेंट के बाद मैं आरव को लेकर वापस अपनी दुनिया में चली जाऊं, नव्या ने मन में कहा। वो बस इन दिनों के कटने का इंतजार कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके परिवार ने उसे यहाँ इतनी आसानी से वापस जाने के लिए नहीं बुलाया था। उसे तो भनक भी नहीं थी कि शेखर ने उसके लिए क्या सोच रखा था। नव्या अपनी दादी के घर आराम से रह रही थी और देखते देखते पलक झपकते कब 2 दिन निकल गए उसे पता भी नहीं चला। आज एंगेजमेंट पार्टी थी। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल द राइजिंग स्टार में ऋषि शेखावत और कनिका सिन्हा की सगाई होने वाली थी। इस होटल का नाम ही ये बताने के लिए काफी था कि शेखावत और सिन्हा बिजनेस वर्ल्ड में किस ओहदे पर थे। यही नहीं, इस पार्टी में देश के जाने माने लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शरीक होने वाले थे, जिनमें से एक थे मिस्टर अहलूवालिया। उनकी उम्र 45 साल थी, इसलिए बिजनेस में उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस से हर कोई प्रभावित था। तैयार होने के बाद शेखर ने सबसे पहले ऋषि को अपने कमरे में बुलाया। शेखर अंकल, आपने बुलाया मुझे? ऋषि ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा। यस, अंदर आओ। और ये अभी तक अंकल अंकल क्या लगा रखा है? कॉल मी डैड। शेखर ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर ऋषि को जरा संकोच जरूर हो रहा था, पर फिर भी उसने हाँ में अपने सिर को हिला दिया। दोस्तों, आगे का एपिसोड आएगा और 2 दिन के बाद।
और पूरी कहानी अभी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप।